सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ एकेडमी। अपन फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे HSAB। एक क्लास अपनी ऑलरेडी हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। अब अपन ने पढ़ा था कि अपन ने हार्ड बेस और हार्ड सॉफ्ट की प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ ली थी। हार्ड एसिड बेस की, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ अपन ने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, वहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हमें पढ़ना है पियर्सन का कॉन्सेप्ट। HSAB के लिए, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए पियर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पियर्सन ने मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिया था। ठीक है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिया था। अब उन्होंने क्या बताया, हार्ड एसिड प्लस जो हार्ड बेस होता है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। क्या करते हैं? स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, ऐसे ही हार्ड मतलब कठोर अम्ल और कठोर क्षार मिलके एक स्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ऐसे ही सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस मिलके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या करेंगे? स्टेबल कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड, क्या बोला मैंने? हार्ड एसिड लेते हैं और सॉफ्ट बेस लेते हैं। सॉफ्ट बेस लेंगे तो ये क्या करेंगे? अनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। अनस्टेबल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस लेंगे तो अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एज वेल एज हार्ड बेस प्लस सॉफ्ट एसिड लेंगे तो क्या होगा? सेम अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। क्या बताया इन्होंने? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन, लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं खुद से कि हार्ड एसिड यानी कठोर अम्ल और कठोर क्षार को अगर आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यदि हम कठोर अम्ल और सॉफ्ट बेस यानी मृदु क्षार लेते हैं तो क्या बनता है? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये इन्होंने बताया, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं H प्लस F माइनस, H प्लस H माइनस, ये क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा HF। ठीक है, ये क्या है? हार्ड एसिड है और ये क्या है? हार्ड बेस है। ये क्या है? हार्ड बेस है। तो ये जो इनसे कॉम्प्लेक्स बना है, HF बना है, वो क्या है? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इन दोनों ने मिलके जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाया, जो धातु कॉम्प्लेक्स बनाया था इन्होंने, वो क्या हुआ था? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल लिया हमने। अब ये होता क्यों है, इसका क्या रीज़न है, वो हम देखते हैं, है ना। नाउ रीजंस कि किस वजह से ये स्टेबल
और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बने हैं, उसके पीछे पियर्सन ने क्या रीजंस दिया वो देखते हैं। तो फर्स्ट तो है कि हार्ड एसिड रिएक्ट विद किससे रिएक्ट करता है? हार्ड बेस से। इफ हार्ड एसिड रिएक्ट विद हार्ड बेस, if hard acid to form ionic compound, ionic compound, जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जो आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होते ही हैं, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये पता ही है कि आयोनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है और आयोनिक बॉन्ड से क्या बनते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, जो कि जिनकी जो नेचर होती है वो होती है स्टेबल। ठीक है, तो ये इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। ओके, H प्लस और इसके बीच में F माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक बॉन्ड, जो कि क्या है? स्टेबल है। अब आयोनिक कॉम्प्लेक्स जो बने हैं, आयोनिक कंपाउंड जो बने हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनका जो डिफरेंस होता है वो लार्ज होता है। आयोनिक कंपाउंड इसीलिए स्टेबल होते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लार्ज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लार्ज। ठीक है, लार्ज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। डिफरेंस बिटवीन, तो अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं वो मैंने वहाँ बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज लार्ज। क्या होता है? अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस आता है वो अधिक आता है। अब इसकी हिंदी के अंदर लैंग्वेज आप बना के लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ और वैसे भी आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में करना ही होगा। अब है सेकंड रीज़न देखते हैं अपन। फर्स्ट हमने देखा था हार्ड एसिड और हार्ड बेस के लिए। अब हम देखते हैं सॉफ्ट एसिड। व्हेन सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विद सॉफ्ट बेस, जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से रिएक्ट करता है टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, क्या बनते हैं? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर also stable। जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस आपस में रिएक्ट करते हैं
तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन, इसके लिए भी रीज़न है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन electron negativity is small। क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज स्मॉल। इनके बीच की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उनका डिफरेंस क्या होता है? स्मॉल होता है। किसके बीच की? एसिड और बेस के बीच की। एसिड और बेस के बीच की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उनका डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, यानी छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब नाउ थर्ड, सॉफ्ट एसिड। जब सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विद हार्ड बेस, रिएक्ट विद हार्ड बेस, जब सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस यानी कठोर क्षार से रिएक्ट करता है टू फॉर्म पोलर कंपाउंड, टू फॉर्म पोलर कंपाउंड एंड हार्ड एसिड react with hard acid react with soft base। जब सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस से, एक मिनट, सॉफ्ट एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? हार्ड बेस से। ओके, यहाँ हार्ड एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है? सॉफ्ट बेस से। टू फॉर्म पोलर कंपाउंड्स, टू फॉर्म पोलर कंपाउंड्स क्या बनाएंगे? ये पोलर कंपाउंड्स। और पोलर कंपाउंड्स नेचर में अनस्टेबल होते हैं। पोलर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। क्या हो गया? पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? तो पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय यौगिक, क्या बनते हैं? ध्रुवीय यौगिक बनते हैं। पोलर कंपाउंड्स अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करना इजी होता है। ओके, अनस्टेबल, द बॉन्ड बिटवीन पोलर compounds is easily breakable। क्या कर सकते हैं हम? उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गए? अनस्टेबल्स। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट एसिड जब रिएक्ट करता है सॉफ्ट बेस से तो वो क्या बनाता है?
कोवलेंट बॉन्ड्स, हार्ड एसिड जब रिएक्ट करता है हार्ड बेस से तो वो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो वो दोनों तो हो गए स्टेबल कॉम्प्लेक्स, बट जब सॉफ्ट एसिड रिएक्ट करता है हार्ड बेस से और हार्ड एसिड रिएक्ट करता है सॉफ्ट बेस से, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, पोलर कंपाउंड बनाते हैं, ध्रुवीय यौगिक बनाते हैं जो अनस्टेबल होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, तो ये हमें रीज़न पता चल गया स्टेबिलिटी का और अनस्टेबिलिटी का। नाउ क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मतलब अम्ल क्षार की क्षमता और कठोरता और मृदुता, ये है हमारा टॉपिक। ओके, सम रिएक्शन डज नॉट, पहले लिख लेते हैं, सम रिएक्शंस डज नॉट, some reaction does not define according to HSAB. Some reaction does not define according to HSAB concept. HSAB concepts and these reaction defined on the, कुछ जो रिएक्शंस होती है वो HSAB कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन उनको डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें अलग कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी, तो वही हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, these reaction defined on the relative strength, these reaction defined on the relative concept on of acid and base, acid and base। कुछ रिएक्शन जिनको HSAB नहीं डिफाइन कर पाया था उसको हम किसके आधार पे डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस के रिलेटिव कॉन्सेप्ट के आधार पर हम उसको अब डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, SO3 2- इसकी रिएक्शन HF तो HSO3- और क्या बन गया F-। इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने, देखो SO3 2- की रिएक्शन जब हम HF से करवाएंगे तो HSO3- प्लस F- बनता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या है ये, है ना। ये तो है अपने पास सॉफ्ट बेस, ये तो क्या है सॉफ्ट बेस, H क्या है हार्ड एसिड, और F अपन को पता ही है हार्ड बेस है। हार्ड एसिड और हार्ड बेस क्या होते हैं, स्टेबल, स्थायित्व ज़्यादा होता है ना इनका, तो ये क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। फिर HSO3- है, इसमें HSO3- के अंदर
सॉफ्ट बेस है ये वाला, ये क्या है, सॉफ्ट SO3 माइनस क्या है, सॉफ्ट बेस है। ओके ओके, और ये है अपने पास में हार्ड एसिड है। H क्या है, अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा H है हार्ड एसिड, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं हार्ड एसिड। अब हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्प्लेक्स अपने को मिला है, ठीक है। तो ये तो अपन को पता है स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये क्या है, ये तो अनस्टेबल बना ना, अनस्टेबल ब्लैक्स, क्या बना, अनस्टेबल। मतलब अपन अपने पास में हार्ड एसिड और हार्ड बेस का एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड था, उससे अपने पास में हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस का एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिला। मतलब अपन स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहे हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब अपन स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए HSAB नहीं लगा पाए थे अपन इस कॉन्सेप्ट में, HSAB कॉन्सेप्ट को अपन इस रिएक्शन में यूज़ नहीं कर पाए थे, इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम लिखते हैं, ये रिएक्शन देख ली। अब लिखेंगे द रिएक्शन, पहले वाली रिएक्शन के लिए बात हो रही है, द रिएक्शन कैन नॉट डिफाइन, द रिएक्शन कैन नॉट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट। इस रिएक्शन को HSAB कॉन्सेप्ट के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया, बट दिस रिएक्शन is defined on the basis of relative concept of strength of acid and base, रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के रिलेटिव कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको डिफाइन किया गया था। हम रिएक्शन दोबारा लिख लेते हैं, यही थी, क्या बना था, HSO3 माइनस एंड F माइनस। तो ये अपने को मिला था, यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी थी। अब ये तो अपन को पता ही है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, ग्रेटर, इसकी क्या होती है, ग्रेटर टेंडेंसी टू accept proton, greater tendency to accept the proton। सॉफ्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन प्रोसीड हो पाती है, ठीक है, ये रिएक्शन इसीलिए प्रोसीड हो पाती है। अब ये इसका रीज़न था, एक बार बैक पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने बताया कि ये सॉफ्ट बेस है,
है ना, और ये अपना हार्ड एसिड और हार्ड बेस था, है ना। ये है वीक बेस, दोनों मिलके क्या बने थे, वीक बेस। और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस बना है। और ये क्योंकि ये इससे एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगी। तो ये इसका रीज़न था, ठीक है, ओके। तो अभी इस लेक्चर में तो इतना ही, बाकी हम pKa की वैल्यू पढ़ेंगे एसिड बेस के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो हेलो एवरीवन, तो हमने ये वाली रिएक्शन, तो जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे थे हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के लिए, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है SO3 2- प्लस HF से बनता है HSO3 और F-, ये वाली रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। ये वाली जो रिएक्शन है ये अपन को पता था ये HSAB कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं हुई थी, अपन को इसको रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन ने इसको समझाया था। तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था। ऐसे ही है सेकेंड एग्जाम्पल, OH- की रिएक्शन CH3HgSO3- से करवाते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, CH3HgOH प्लस SO3 2-। ये अपनी रिएक्शन होती है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब देखो हार्ड बेस है OH-, CH3Hg है सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस SO3-, और ये क्या बनाते हैं, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस। सॉफ्ट ये स्टेबल हुआ ना, और हार्ड सॉफ्ट हार्ड बनाते हैं, तो ये तो अनस्टेबल है। जब हम स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो हम उसे HSAB के थ्रू नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए इसमें भी अपन किसको लगाएंगे, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट को। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट को देखो, S का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ ब्रेकेबल होता है ना, और SH का फॉर्मेशन होता है ना। एक मिनट, SS बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सॉफ्ट का जो बॉन्ड है, सॉफ्ट का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एंड सॉफ्ट हार्ड का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना। यही तो हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो इसमें भी क्या लगेगा, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या आएगी, किसकी ज़्यादा आएगी, OH- की ज़्यादा आएगी SO3 2- से। तो रिलेटिविटी स्ट्रेंथ क्या आएगी, OH- की ज़्यादा आएगी SO3 2- से, ठीक है। ये अपने पास रिलेटिविटी स्ट्रेंथ आ गई, इसीलिए ये रिएक्शन है जो पॉसिबल हुई है, ओके। अब हमने बात की थी कि हम pKa की वैल्यू को देखने वाले हैं। जो हार्ड एसिड और बेस के लिए अपन pKa की वैल्यू निकालते हैं, ये हमने इस बारे में बात करी थी। नेक्स्ट जो था, तो अपन pKa की वैल्यू के लिखते हैं पहले H+ के लिए, सॉरी और CH3Hg+ के लिए। CH3Hg+ के लिए लिखेंगे। ये तो H+ क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड हो जाएगा, और CH3Hg+ सॉफ्ट क्या होगा, हार्ड एसिड। एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं,
ये तो H+ के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉफ्ट एसिड के लिए। ठीक है, दोनों ही, ये हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट एसिड है। अपन को इसके pKa का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास में एक आपकी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई होगी, उसकी वैसे वैल्यू याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स के लिए अपन को पता होना चाहिए कि क्या आती है pKa की वैल्यू। ओके, आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं। पहले हम F- Cl- F- Cl- Br- एंड OH- और S2 OH- के लिए एंड S2- के लिए हम ये लिखते हैं। तो pKa का मान अपने को इसके लिए लिखना है, pKa की वैल्यू। फर्स्ट अपन F- के लिए लिखेंगे तो ये 1.50 होता है। ठीक है, कितना आता है ये 1.50 होता है। और ये होती है इसके लिए, सॉफ्ट एसिड के लिए पढ़ेंगे pKa की वैल्यू, तो क्या आएगी 2.25 आएगी। ऐसे ही ये देखो S2- होता है ना, S2- के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है pKa की वैल्यू, सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, S2- के लिए। तो कितनी होती है 21.2, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो मैं लिख देती हूँ सबसे हाई 21.2 आ जाएगी। और इसके लिए सॉफ्ट एसिड के लिए 14.2 लिख देंगे। तो अपन ने क्या करा है, pKa के लिए अपन ने 14.2 इसकी वैल्यू लिख दी है। अब देखिए आगे हमने एक रिएक्शन ये रिएक्शन लिखी है हमने। इसके लिए हमें पहले आपको पता होना चाहिए pH क्या होता है। H+ की जो स्ट्रेंथ होती है उसका लॉगरिथम अपन क्या बोलते हैं, उसको pH बोलते हैं। pH की वैल्यू क्या होती है, pH का क्या बोल सकते हैं, -log H+ion, -log of H+ion। ऐसे ही तो अपन pH को निकालते हैं। अब अपन को pKa निकालना है। pKa भी सेम ही है, -log Ka। अब अपन को pKa की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे डिवाइड में लिखते हैं, है ना। तो अपन को निकालनी है, तो अपन को क्या लिखना है, Ka को मैं क्या लिख सकती हूँ प्रोडक्ट और नीचे CH3HgB। ये अपने पास में क्या आ गया, ये टूट के किस में आयंस में बना है, CH3Hg+ और B- के अंदर। तो एक अपन एक और रिएक्शन लेते हैं Hb की, उसके लिए लिखेंगे H+ B-, है ना। ये ऐसे ही ब्रेकेबल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ Ka = H+ B- अपॉन में क्या आ जाएगा Hb, है ना। इसके लिए भी अपन Ka की वैल्यू लिख सकते हैं। और इस वाली रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू क्या हो गई, ये, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो P के लॉग निकालना है, लॉग ऑफ Ka क्या होगा, लॉग
CH3Hg प्लस और H माइनस पॉन CH3Hg और क्या होगा H CH3Hg और H। मतलब यहाँ पे अपना 1 मिनट, यहाँ पे क्या था, B था ना, B माइनस था, सॉरी यहाँ पे क्या था, B माइनस। तो इस तरह अपन इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने इस साइड लिख दिया है। तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाली है, log Ka की, ठीक है। तो वो क्या आएगी, log CH3Hg प्लस और B माइनस अपॉन CH3HgB। 1 मिनट, अपन इस वाली रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो उसको मैंने सॉल्व किया है। अब Pka को माइनस log Ka लिख के इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, log CH3Hg प्लस B माइनस अपॉन CH3HgB, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन को क्या करना है, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, Pka की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। तो log के लिए log ये आ जाएगी Pka की वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, Pka की वैल्यू आ जाएगी। अब जब Pka की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी तो एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब Pka की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऊपर वाली वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा तो इस वाले की भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अपन लिख सकते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं ऐसे बता देती हूँ। जब Pka की वैल्यू ज़्यादा तो ऊपर वाले की भी वैल्यू ज़्यादा ही होगी, ओके। ऊपर वाले की क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी जो रिएक्शन थी अपनी वो क्या थी, ये वाली HB H प्लस B माइनस, ये इसको इसमें बना था। तो इसके लिए मैं Pka क्या लिख सकती हूँ, log HB अपॉन H प्लस और B माइनस, ये इसके लिए हो जाएगी। पहले दूसरी वाली जो रिएक्शन है उसके लिए क्या हो जाएगी, Pka की वैल्यू ये हो जाएगी, ओके। अब अपन को पता है कि Pka की जो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो एसिड बेस का जो इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ Pka की स्ट्रेंथ ज़्यादा तो एसिड बेस इंटरेक्शन बढ़ता है, एसिड बेस का इंटरेक्शन बढ़ता है। तो एसिड बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। क्या बनेगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब देखो अपन को पहले जो अपन ने ये टेबल बनाई थी ना, इसमें S-2 के लिए सबसे हाई थी, Pka की वैल्यू किसके लिए सबसे ज़्यादा थी, S-2 के लिए। तो इसका जो बॉन्ड है H प्लस के साथ वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना।
इसका जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि pKa की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है। तो इस पूरी टेबल के अंदर अगर अपन हार्ड एसिड की बात करते हैं तो सबसे हाई बॉन्ड S2- के लिए बनेगा, और सॉफ्ट एसिड के लिए भी सबसे ज़्यादा pKa की वैल्यू कितनी है, S2- के लिए है। तो इन दोनों का जो बॉन्ड है H+ का और ये CH3Hg+ का, ये S2- के साथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं इन डेफिनेशन में इसको भी लिख सकते हैं। अब है अपने पास में जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं उसके लिए हमें जो वैल्यू देखिए, जो चिलेटिंग लिगेंड्स है उसके लिए अपन बैरियम से लेकर कॉपर तक जाते हैं तो इंक्रीज आता है बॉन्ड, जो बॉन्ड बनाने की क्षमता है वो इंक्रीज होती है ना, लेकिन जिंक तक आके वो डिक्रीज हो जाती है। तो अपन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के लिए देखते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स की बॉन्ड बनाने का जो ऑर्डर होता है वो होता है S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर N का सबसे ज़्यादा होता है, फिर O का होता है। अपन ने pKa की वैल्यू भी देखी थी, S के लिए वो ज़्यादा होती है, तो इनके बीच एसिड बेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसकी जो बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति होगी वो भी ज़्यादा होगी। अब d ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं। ऐसे d ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। और कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसके लिए ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। किसकी बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की और फिर सल्फर की। सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति यहाँ पे बॉन्ड बनाने की ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और सल्फर की होती है। ये किसके लिए होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ये उसके लिए ज़्यादा होगी। ठीक है।